हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम औरंगजेब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके पहले हम बाबर के बारे में पढ़ा चुके हैं, अकबर के बारे में पढ़ा चुके हैं, हुमायूं के बारे में पढ़ा चुके हैं, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा चुके हैं, जहांगीर के बारे में पढ़ा चुके हैं, शाहजहां के बारे में पढ़ा चुके हैं। अगर आपने मुगल बादशाहों से संबंधित यह वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट पर जाइए और जरूर उस वीडियो को देखिए। आपको हर एग्जाम में, चाहे वह यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, दरोगा हो, पुलिस हो, टीचर का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले मैं पढ़ाता भी हूं और साथ साथ उससे क्या प्रश्न पूछे जाएंगे वह भी बताता हूं। और मैं मोच पे ताव दे के कह रहा हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए वहां से प्रश्न विभिन्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, यह मेरा आपसे दावा करना है। इसलिए मेरे वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज हम औरंगजेब को पढ़ेंगे। यह शाहजहां को बंदी बना देता है और आगरा में किले में यह कैद कर देता है। मैंने इससे पहले बताया था कि इसका बड़ा भाई दारा शिकोह को यह अंतिम जो देवराय का युद्ध हुआ था उसमें औरंगजेब ने हराया और इस्लाम की अवहेलना के आधार पर अपने बड़े भाई किसको, दारा शिकोह को फांसी की सजा दे देता है, मरवा देता है। और अपने पिता शाहजहां को औरंगजेब जो है वह आगरा के किले में कैद करवा देता है, जहां उसकी मृत्यु 1666 ईस्वी में शाहजहां का कैद के दौरान ही हो जाएगा। आज हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। कितना क्रूर शासक था यह औरंगजेब, इसने कितने हिंदुओं का खून बहाया और फिर भी हिंदू मनसबदारों की संख्या इसकी सेना में सबसे अधिक था। सेनापति जो थे हिंदू सबसे अधिक थे, 33% इसकी सेना में हिंदू सेनापति थे। सबसे ज्यादा मनसबदार औरंगजेब के समय ही हिंदू थे। हम एक एक कर पढ़ाएंगे, डिटेल से पढ़ाएंगे। लास्ट तक वीडियो को देखना पड़ेगा और तब यह आप तय करेंगे कि यह कितना औरंगजेब क्रूर शासक था और किस तरह इसने भारत में शासन किया था। चलिए एक एक कर हम जानते हैं। औरंगजेब ने सबसे पहले आगरा में क्या हुआ, बादशाह घोषित किया गया। यानी शाहजहां के बाद औरंगजेब जो है आगरा में ही अपना ताजपोशी कराया, यानी बादशाह घोषित हुआ। तो आगरा में यह बादशाह बनाया गया, यानी राजा बना। ठीक है, कब? 1658 ईस्वी में, जब देवराय के युद्ध में अंतिम रूप से दारा शिकोह हार गया। तो आगरा में ही यह अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। उसके बाद जो है यह दिल्ली पहुंचता है और दूसरा बार दिल्ली में यह अपना ताजपोशी कराता है। यानी दूसरा बार दिल्ली में बादशाह घोषित, यानी यह 2 बार अपना ताजपोशी कराया। पहली बार आगरा में और दूसरी बार दिल्ली में। इसको आप जरूर याद रखिएगा, बार बार पूछता है कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्यारोहण किया गया। तो औरंगजेब का। इसके पहले हुमायूं का होगा। हुमायूं जो है पहली बार दिल्ली में क्या होगा, पहली बार जब आगरा में बाबर का मृत्यु होगा तो आगरा में जो है
शासक घोषित होता है, मुगल बादशाह बनता है बाबर की मृत्यु के बाद। और बाद में जो है जब चौसा बेलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी से जब हार जाएगा और फिर जब सिकंदर सूरी से लड़ेगा और सरहिंद का युद्ध जीतेगा, कब? 1555 में। तो दोबारा जो है दिल्ली में जो है हुमायूं जो है बादशाह घोषित होता है। और दूसरा शासक जो है वह औरंगजेब है, जो 2 बार जिसका राज्यारोहण हुआ है, एक बार आगरा में, दूसरे बार दिल्ली में। बार बार प्रश्न जो है यह पूछता है। अब औरंगजेब शासक बना तो सीधी सी बात है कि यह अधिकतर मुस्लिम सेनापतियों के सहयोग से बना था। तो सीधी सी बात है मुस्लिम के भलाई के लिए यह काम करेगा ताकि जो है इसकी पकड़ जो है प्रशासन पे बना रहे। यह 50 वर्षों तक शासन किया। सबसे अधिक जो है मुगल कोई बादशाह शासन करने वाला है तो वह जो है औरंगजेब है। 50 वर्षों तक, सबसे अधिक सालों तक यह शासन किया है। इसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, इसीलिए कि जो इससे दुश्मनी लिया उसका एक कत्ले करवा देता, मरवा देता था। इसीलिए इसको जिंदा पीर कहते हैं। बार बार एग्जाम में आता है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर भी कहा जाता था? तो औरंगजेब को कहा जाता था। इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा औरंगजेब ने इस्लाम धर्म के विकास के लिए तथा शरीयत के अनुसार प्रशासन चलाने के लिए इसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्या किया था औरंगजेब? संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा संगीत के ऊपर पुस्तक, शास्त्रीय संगीत के ऊपर पुस्तक इसी के समय लिखा गया था, यह भी याद रखिएगा। और यह स्वयं वीणा बजाता था। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाता था। बार बार प्रश्न पूछता है कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? वीणा। औरंगजेब वीणा बजाता था और सबसे अधिक संगीत पर पुस्तक इसके समय में लिखा गया। सबसे अधिक, कहते हैं ना किसी चीज को जितना आप रोकोगे तो न्यूटन का लॉ लागू होता है कि जितना बल इधर से लगाइएगा उतना ही बल जो है उधर से प्रतिक्रिया के रूप में मिलेगा। वही इसके साथ हुआ। यह जो है मानता था कि इस्लाम में संगीत जो है प्रतिबंधित है, तो अब जो है दरबार में कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाएगा, कोई संगीत का प्रोग्राम नहीं होगा। तो इसने प्रतिबंध लगा दिया और उसी का परिणाम है कि जो संगीतज्ञ थे जो मुगल दरबार में रहते थे वह अन्य छोटे छोटे नवाबों के यहाँ, राजाओं के यहाँ चले गए और फिर भी उसने ज़्यादा से ज़्यादा संगीत की रचना इसके दरबार में, कहा जाता है सबसे ज़्यादा इसी के समय संगीत की पुस्तकें लिखी गई। यह वीणा भी बजाता था। बार बार प्रश्न पूछता है कि औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो वीणा बजाता था। यह भी याद रखें। इसने सबसे पहले 1686 में बीजापुर को जीता तथा 1687 में गोलकुंडा को जीता। क्योंकि अहमदनगर पे आपको पता ही है कि पहले जो है अकबर के समय 1600 में चांद बीबी थी, तो उस समय जीता था अकबर। फिर जब जहांगीर शासक बना
तो अहमदनगर को जीतने के लिए खुर्रम, जिसका बाद में शाहजहां नाम पड़ेगा, उसको भेजा। तो उसने भी क्या किया कि अहमदनगर के किले पर मलिक अंबर से समझौता किया खुर्रम और उसको जीत लिया। इसी समय खुर्रम को जो है जहांगीर के द्वारा शाहजहां की उपाधि दिया गया। पिछला वीडियो में हम पढ़ाए हैं, जाके देख लीजिएगा। तो अब बचा बीजापुर और गोलकुंडा, तो औरंगजेब जो है उसको भी जीत लिया। अब एक मैप के थ्रू समझते हैं। देखिए यहां पे हम एक छोटा सा मैप बनाते हैं इसी के बीच में। ये भारत है, ठीक है। यहाँ छोटा सा हम मैप बना लेते हैं ताकि आपको समझाने में हमको आसान होगा, ठीक है। इधर है पाकिस्तान और इधर है अफगानिस्तान। तो इधर का पूरा क्षेत्र जो है ये वाला औरंगजेब का शासन जो था, यहां से पूरा ये लेके दक्षिण भारत का पूरा ये वाला शासन औरंगजेब के अंतर्गत था। मतलब उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक जो है औरंगजेब ने अधिकार कर लिया था। अंतिम जो था गोलकुंडा, यहाँ पे ऊपर बीजानगर, इसको भी औरंगजेब जो है जीत लिया था। और यही कारण था कि औरंगजेब के समय जो है काफी विद्रोह भी हुए। जाटों का विद्रोह हुआ, इसके समय जाट का विद्रोह हुआ, जिसमें चूड़ामन ये सब जाट थे, उसने इसका विद्रोह किया। इसके समय सतनामियों का विद्रोह हुआ, ये धार्मिक संप्रदाय थे, उसका विद्रोह हुआ। अफगानों का विद्रोह हुआ, अफगानों का विद्रोह हुआ। यह हमेशा उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक विद्रोह दबाते दबाते अंतिम में इसकी मृत्यु 1707 में हुई। औरंगजेब ने कहा था कि इतने भरे राज्य को जीतना और उसको बनाए रखना तभी संभव होता है जब शासक निरंकुश हो। और औरंगजेब ने कोशिश तो किया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक कई छोटे छोटे राज्य जो है स्वतंत्र हो गए, कई नवाबों का राज्य हो गया। क्योंकि अपने समय तक तो औरंगजेब दबा के रखा, लेकिन उसके जो उत्तराधिकारी हुए वह उससे कमजोर हो गए। इसीलिए नेपोलियन प्रथम ने कहा था कि जिस तरह स्पेन के फोड़े ने हमें बर्बाद कर दिया, उसी तरह औरंगजेब के समय होने वाले विद्रोह ने उसको तबाह कर दिया। इसको भी याद रखिएगा। औरंगजेब के समय सामंतों, हिंदू सामंतों की संख्या 33% थी, सबसे अधिक। इसको भी याद रखिएगा। औरंगजेब की पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम था, यह भी याद रखिएगा। पत्नी औरंगजेब की थी दिलरास बानो बेगम, जिसको रबिया बेगम के नाम से जानते हैं। और यह फारस राज घराने से थी। किस घराने से थी? फारस राज घराने से थी। मतलब इसका विवाह अच्छे परिवार में हुआ था। फारस की यह राजकुमारी थी, उसी से इसका विवाह हुआ था। इसने बहुत सारे मंदिरों को तुड़वाया था, जिसमें 3 मंदिर काफी प्रसिद्ध हैं। पहला बनारस में स्थित विश्वनाथ मंदिर, ठीक है, विश्वनाथ मंदिर। दूसरा मथुरा में स्थित है केशवनाथ मंदिर। और तीसरा जो है गुजरात में स्थित है सोमनाथ मंदिर। इस तीनों मंदिर को इसने ध्वस्त करा दिया, यानी तुड़वा दिया था। इसको याद रखिएगा।
इसके अलावा इसने बहुत सारे मंदिर को तुड़वाया, केवल मुस्लिम जनता को खुश करने के लिए। मुस्लिम सेनापति जो उसको अपने बड़े भाई जो दारा शिकोह से वह युद्ध किया था उसमें सहयोग करने के कारण उनको खुश रखने के लिए उसने काफी हिंदू मंदिरों को तुड़वा दिया। मतलब एक क्रूर शासक औरंगजेब को माना जाता है भारतीय इतिहास में। मुगल बादशाहों में सबसे क्रूर शासक इसी को माना जाता है, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ उसको मिला था, इसीलिए उसने ऐसा किया था। इसके समय में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदारों की संख्या थी, यह भी जान लीजिए। हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 33% थी। सभी मुगल बादशाहों में सबसे अधिक इसी के समय हिंदू सेनापति थे। है ना रोचक? आप सोच भी नहीं सकते हैं। जान लीजिए सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदारों की संख्या थी। इसके समय ही 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई जयसिंह और शिवाजी के बीच। किसके बीच? जयसिंह और शिवाजी के बीच हुआ यूं था कि शिवाजी औरंगजेब को परेशान कर रहा था। मतलब बार बार वो औरंगजेब जो है शिवाजी को पकड़ने के लिए सेना भेजे और शिवाजी भाग जाए और अपना क्षेत्र का विस्तार करते रहे महाराष्ट्र में। अब इससे जो है औरंगजेब बहुत खिन्न हो गया और बोला कि ना, इसको अमकीदार पकड़ के बंदी बना के इसकी हत्या कर देना है। इसने अपना प्रमुख सेनापति जो था जयसिंह, उसको इस काम में लगाया कि आप जो है शिवाजी को बंदी बनाओ या उसको घुटने पर लेके आओ। अब मराठा लोग तो जल्दी घुटना पे आता नहीं है। अब जयसिंह गए, ये भी राजपूत शासक, वो भी मराठा, शिवाजी भी मराठा, दोनों के बीच युद्ध हुआ। लेकिन शिवाजी को लगा कि अभी हमारी स्थिति जो है कमजोर है, तो उसने जयसिंह के साथ संधि कर लिया, जिसमें उसे कुछ किला अपना जो उसके क्षेत्र में था उसको मुगलों को देना था। और इसी पर मोहर लगाने के लिए आगरा में औरंगजेब के सामने शिवाजी को उपस्थित होना था और शिवाजी का पुत्र संभाजी को औरंगजेब के द्वारा मनसबदारी 5000 का दिया जाने वाला था। और इसीलिए शिवाजी आगरा में औरंगजेब के सामने उपस्थित होता है। लेकिन शिवाजी की वहां पे क्या की जाती है? शिवाजी का वहां पे अनादर किया जाता है औरंगजेब के द्वारा, और औरंगजेब से शिवाजी खफा हो जाता है, तू मैं हो जाता है। बस औरंगजेब तो ऐसे ही गुस्से वाला व्यक्ति, उसने क्या किया कि शिवाजी को उठा के आगरा में ही जयपुर भवन में कैद कर दिया। अब शिवाजी चालाक था, उसने वहां के जो कैदी, जहां वह कैद था, वहां पे जो प्रशासन थे, मतलब जो सैनिक थे, उसको कुछ घूस दे के शिवाजी वहां से भाग गया। मतलब औरंगजेब के कैद से जो है भाग गया और फिर जाके वह अपना जो है शिवाजी राज विस्तार करता है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जब मराठा पढ़ाएंगे तो उसमें हम डिटेल से पढ़ाएंगे। यहाँ पे जो मेन फैक्ट है औरंगजेब से संबंधित, उसी को जानते हैं। अब हुआ जयसिंह और शिवाजी के बीच जो है क्या हुआ? संधि हुई। ठीक है, अब संधि के दौरान जो है आगरा में औरंगजेब के सम्मुख शिवाजी
को उपस्थित होना था। शिवाजी उपस्थित भी हुआ, लेकिन जयपुर भवन में शिवाजी को कैद कर दिया गया। बाद में क्या होता है, शिवाजी यहां से भाग जाता है। ठीक है, यहां से शिवाजी भाग जाता है। शिवाजी यहां से भाग गया, बाद में उसने राज विस्तार किया। इसी दौरान औरंगजेब जो है बीजापुर और गोलकुंडा पर भी अधिकार कर लेता है। कब? 1686 ईस्वी में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को जीत लिया। आगे जो है, जो दक्षिण का ये दो क्षेत्र था, इसको भी शिवाजी महाराज चला गया। अब औरंगजेब के पास खाली समय, अब औरंगजेब क्या करेगा? जो दक्षिण के ये दो राज्य थे जो हमेशा शिवाजी को सहयोग करते थे, इसी दोनों राज्य को जीत के मुगल जो क्षेत्र था उसमें मिला लिया गया। तो ये बार बार प्रश्न पूछता है। शिवाजी के चले जाने के बाद औरंगजेब ने कई बार प्रयास किया उसको पकड़ने का, लेकिन बार बार वो असफल रहा। 1707 में मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की, इसको भी याद रखिएगा। कब मृत्यु होता है? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु रोजा नामक स्थान पे हो जाती है। रोजा नामक स्थान पर औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर को इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण मृत्यु दंड की सजा दे देता है। तो कौन सिख गुरु? सिख गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब इस्लाम न स्वीकार करने पर मृत्युदंड। अगला शासक औरंगजेब का पुत्र मुअज्जम बनेगा, जो बहादुर शाह के नाम से शासक बनेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में देखेंगे। आइए हम औरंगजेब से संबंधित प्रश्नों को भी देखते हैं। पहला प्रश्न है कि औरंगजेब का राज्याभिषेक पहली बार कहाँ हुआ था? ये पहला प्रश्न है। औरंगजेब का राज्याभिषेक पहली बार कहाँ हुआ था? ठीक है, तो आगरा में। याद रखिएगा कहाँ पे? इसका उत्तर होगा आगरा। दूसरी बार दिल्ली में, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? दूसरा प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को। इसका उत्तर होगा औरंगजेब।
अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के समय सबसे अधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या था? तीसरा प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक था? तो किस मनसबदार की संख्या सबसे अधिक था? तो औरंगजेब के समय। किसके समय? औरंगजेब के समय। कितना था? 33%। इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करवाया था? तो औरंगजेब। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करवाया था, यानी तोड़वाया था? तो औरंगजेब। तो इसका उत्तर होगा औरंगजेब। अगला प्रश्न है, कौन मुगल बादशाह वीणा बजाता था? यह भी बार बार पूछता है। कौन मुगल बादशाह वीणा बजाता था? तो इसका उत्तर है औरंगजेब। तो इसका उत्तर होगा औरंगजेब। चलिए कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के समय तेग बहादुर को मृत्यु की संज्ञा? अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के समय गुरु तेग बहादुर को इस्लाम न स्वीकार करने पर फांसी दिया गया? तो औरंगजेब। ठीक है, इसका उत्तर होगा औरंगजेब। तेग बहादुर का हम इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे। औरंगजेब का ले भैया इसको मार दो। दिल्ली में ही जो है जिंदा जो है तेग बहादुर को कटवा दिया जाता है। मतलब नृशंस हत्या जो कहा जाता है वही हुआ था इसके साथ। अगला प्रश्न बनता है कि किसने झरोखा दर्शन को बंद करवा दिया था? ठीक है, अगला है, किसने झरोखा दर्शन को बंद करवा दिया? औरंगजेब ने। यही मुगल बादशाह था जो झरोखा दर्शन को बंद करवा देता है। तो इसका उत्तर होगा औरंगजेब। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने किस दक्षिण के 2 राज्यों को जीता था? या बीजापुर को औरंगजेब ने
कब मुगल क्षेत्र में मिलाया था? ये भी प्रश्न बनता है। बीजापुर तथा गोलकुंडा को औरंगजेब के द्वारा कब मुगल क्षेत्र में जीत कर मिलाया गया था? कब मिलाया गया था ये भी याद रखिए। देखिए बीजापुर को जीता था कब? 1686 ईस्वी में, तथा गोलकुंडा को जीता था 1687 ईस्वी में। ईस्वी सन में कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, बार बार एग्जामिनर फंसाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि 1686 में बीजापुर को जीता औरंगजेब और 1687 में गोलकुंडा को जीता था। बार बार पूछता है। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह के समय पुरंदर की संधि हुई थी? अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह के समय पुरंदर की संधि हुई थी? तो औरंगजेब के समय। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा औरंगजेब के समय। अगला प्रश्न है लास्ट 10वां प्रश्न कि शिवाजी को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया था? तो जयपुर भवन में, याद रखिएगा। अगला इसका उत्तर होगा जयपुर भवन। दोस्तों ये 10 प्रश्न हैं जो मैंने पहले औरंगजेब से संबंधित मुख्य घटनाओं को पढ़ाया, फिर उससे संबंधित एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसको भी मैंने डिटेल से बताया। और मैं दावा कर रहा हूँ कि अगर मेरा प्रत्येक दिन आप वीडियो देखेंगे तो जीके में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा और आराम से चैप्टर बाय चैप्टर जो है प्रश्न को भी आसानी से याद कर लेंगे। और विभिन्न एग्ज़ाम, चाहे वह एसएससी जीडी हो, पुलिस का एग्ज़ाम कोई हो, दरोगा का एग्ज़ाम हो, पीसीएस कोई हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, सभी में यहाँ से प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए लास्ट में तो हम यही कहेंगे कि भैया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, नोटिफिकेशन पर जाके अपने विचार लिखो, किस तरह का वीडियो चाहिए बताओ, और अंतिम में बाबू घंटिया को दबा लो ताकि मेरा वीडियो जब भी हम लोड करें आप तक पहुंच जाए। और फ्री ऑफ कॉस्ट यह पगला टीचर पढ़ा रहा है, बिना पैसा का लाभ उठाओ। इसी को पढ़ने के लिए लाखों का फीस देके कोचिंग में जाते हो और हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो उसका लाभ तो उठाओ। बाय बाय।